हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीएनजी व बायोगैस के लिए प्रमुख घटक है। तो इसमें सीएनजी और बायोगैस के लिए प्रमुख घटक की बात कर रहा है तो हमारे पास ये मीथेन हो जाता है। जो प्रमुख घटक होता है CH4 भी लिखा आ जाएगा तो वो भी हमारे पास मीथेन ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद नहीं है वो बताना है। तो कोक हमारे पास में पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं होता है। मैंने इनके लिए जो एक लेक्चर है बनाया था, पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस और कोयला के ऊपर बनाया था। वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक एक करके डिफाइन कर रखी है। जो कोक है वो कोयला का हमारे पास में एक घटक होता है, इसलिए पेट्रोलियम का नहीं है। ठीक है, यदि आप लोगों को वो लेक्चर देखना है जरूर जाके देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 126, जैविक रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। तो जैविक रिजर्व के बारे में, जैव मंडल के रिजर्व के बारे में बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसकी सीमा के अंदर अन्य कोई संरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो संरक्षित क्षेत्र नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ पे बोला हुआ है केवल समाप्त होने वाली प्रजातियां इसके अंदर आती हैं, ऐसा भी नहीं है। तो जैव मंडल के अंदर हमारे पास में जो सतल मंडल होता है, थल मंडल होता है और वायुमंडल होता है, वो सारा कुछ मिलजुल के हमारे पास जैव मंडल बनता है। ठीक है, और उसके अंदर जो भी जीव होते हैं वो सब कुछ इसी के अंदर आ जाते हैं। यह केवल पादपों और जानवरों के लिए संरक्षित होता है, ये भी गलत हो जाता है। यह क्षेत्र जैव विविधता व वहाँ की सांस्कृतिक दोनों के लिए संरक्षित होता है। तो यही हमारे पास में करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे है पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। जो पारितंत्र है वहाँ ऊर्जा है जो एक ही डायरेक्शन में प्रवाहित होती है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी क्वेश्चन कराया था। एक ही डायरेक्शन में किस प्रकार करती है, जैसे हमारे पास में घास हो जाती है, फिर यहाँ से इसे टिड्ढा खा लेता है, टिड्ढा। ठीक है, फिर इसको मेंढक खा लेता है, फिर मेंढक को सांप खा लेता है, सांप को बाज खा लेता है। इस टाइप से केवल एक ही डायरेक्शन के अंदर ही जो एनर्जी का फ्लो है वो एक डायरेक्शन में होता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के अंदर। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे है ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो ओजोन के लिए यह जानवरों व पादपों के श्वसन के लिए अनिवार्य है, पादपों और जानवरों के श्वसन के लिए अनिवार्य नहीं होती है। ठीक है, जानवरों के लिए क्या चाहिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, और जो पादप होते हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड। जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं अपने अंदर, तभी अपना भोजन बनाते हैं। तो ये गलत होगी बात। नंबर सेकंड, यह पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, ये सही बात है, हमारे पास में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। फिर ऑप्शन नंबर सी, वायु में इसका प्रतिशत लगभग 3% है, ऐसा कुछ नहीं है कि वायु में 3% है। फिर है इसका उपयोग जल को रोगाणुरहित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो वो भी हमारे पास में करेक्ट है। मतलब यहाँ से कौन कौन सी ये स्टेटमेंट दे रखी है, पूछा हुआ है कौन सी करेक्ट है। तो यहाँ से हमारे पास में जो बी और डी है वो करेक्ट है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट है। जो रोगाणुरहित जल को करने के लिए कहाँ मैक्सिमम जो अस्पताल वगैरह होते हैं वहाँ पे जल को रोगाणुरहित करने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग, ये ओजोन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं 129 क्वेश्चन नंबर। ग्लोबल वार्मिंग अथवा वैश्विक गर्माहट में तापमान होता है। जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वहाँ पे किस जगह का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सब जगह बढ़ जाना ही बात है। तो किस जगह का तापमान बढ़ जाता है, वो हमारे पास में बढ़ जाता है क्षोभ मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फीयर। ये स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक के ऊपर की जो हमारे पास में वायुमंडल है वो होता है। इसी के अंदर हमारे पास मानव रहता है, जो इंसान है, पेड़ पौधे पादप है, सब कोई इसी के अंदर रहता है। यही जीने के लिए, मनुष्य के जीने के लिए एक उत्तम स्थान है क्षोभ मंडल। ठीक है, यहीं पे जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस होती है वो सूर्य से आने वाली किरणों को पृथ्वी पे ही रोक लेती है और उनको वापस नहीं जाने देती है। फिर उसके बाद में जो ग्लोबल वार्मिंग है वो उसका कारण बनती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, इस क्षोभ मंडल वगैरह इनके ऊपर लेक्चर बनाया हुआ है, देख सकते हो आप लोग। फिर यहाँ पे हमारे पास तिब्बत की सांगपाओ नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ये जीके टाइप का क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का सही समूह है। जल प्रदूषण से होने वाले जो रोग है हमारे पास हैजा है, पेचिस,
पोलियो, टाइफाइड। तो यही हमारे पास में जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। ठीक है, हैजा, पेचिस, पोलियो, टाइफाइड, ये याद कर लेना आप लोगों को। इसी प्रकार जो भी रोग कौन कौन से हमारे पास में प्रदूषित जल से होते हैं, प्रदूषित वायु से होते हैं, इस टाइप से, ठीक है, वो सारे कर लेने हैं। खांसी जुकाम वगैरह ये वायु में, प्रदूषित वायु में जो एक बंदे को हो जाती है जुकाम, वो वायु के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं, उनको हम वायु से फैलने वाले प्रदूषित रोग कहते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों को याद कर लेने हैं। फिर बात करते हैं वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। जो वन पारिस्थितिक तंत्र है उसके अंदर कौन सा पाया जाता है? यहाँ पे है पादप, पलवक, जल पिस्सू, छोटी मछलियाँ, टूना। तो यहाँ पे हमारे पास में जो ये जल पिस्सू, छोटी मछलियाँ ये हैं, तो ये समुद्र में रहने वाले पादप हैं। ठीक है, तो ये समुद्री पादप हो जाते हैं, समुद्री पारितंत्र हो जाता है। फिर बात करते हैं घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज, तो ये हमारे पास सतल पर रहने वाले हैं, तो यही हमारे पास वन के लिए हो जाएंगे, वन पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। अब बाकी के भी हम देख लेते हैं। ये पर्णकटक, शैवाल हो गया, केकड़ा हो गया है, छोटी मांसाहारी मछली हो गया, बड़ी मांसाहारी मछलियाँ हो गया, तो ये हमारे पास समुद्र के अंदर ही रहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे है मृतक कार्बन पदार्थ हो गया है, कवक हो गया, जीवाणु। तो एक अपघटक वाली, जो जैसे मरे हुए सड़े गले पदार्थों को लेने के बाद में उनको पृथ्वी में ह्यूमस में बदल देते हैं। ठीक है, ह्यूमस में बदल देते हैं। जो अपघटक होते हैं, मरे सड़े गले कार्बनिक या कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस में कन्वर्ट करते हैं, ह्यूमस में। फिर बात करते हैं हम 133 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक चरण नहीं है? तो जल चक्र का कौन सा इनमें से चरण नहीं है? प्रकाश संश्लेषण जल चक्र का चरण नहीं होता है, वाष्पोत्सर्जन हो गया है, वाष्पीकरण हो जाता है, अब अवक्षेपण हो जाता है। ये तीनों ही हमारे पास में जो जल का चक्र है पृथ्वी के ऊपर उसके लिए होता है। ठीक है, पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जमीन में चला जाता है, वाष्पोत्सर्जन वगैरह हो जाता है, ऊपर आसमान में चला जाता है, और पेड़ पौधों के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है, जो वाष्पोत्सर्जन, वो हो जाता है। ठीक है, फिर बात कर देते हैं हम बायोडीजल के लिए किस गैस की खेती की जाती है? जो बायोडीजल है उसके लिए कौन कौन से पौधों की खेती की जाती है? तो सोयाबीन की खेती की जाती है, रत्नी जोत की खेती की जाती है, और यह हमारे पास सूरजमुखी की खेती की जाती है। मूंगफली इसका आंसर नहीं है। तो ये हमारे पास तीनों इसके आंसर है। यहाँ पे की जाती है आना नहीं, की जाती है आना चाहिए था, लेकिन की जाती है आ गया, इस वजह से क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक है, तो यही हमारे पास है, याद कर लेने ये सारी चीज़ें। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की, भूपर्वती में सबसे अधिक प्रचुरता में पाई जाने वाली, जो भूपर्वती है वहाँ पे कौन सी गैसें पाई जाती हैं? आप लोगों को पता है हमारे वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन गैस N2 गैस है, जो वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। परंतु जो पृथ्वी के पास है, हमारा जो नीचे क्षोभ मंडल है, इसके अंदर ऑक्सीजन गैस 21% अधिक पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वन मृदा के अपरदन को बचाते हैं, तो ये कथन तो हमारे पास सही है, मृदा के अपरदन को बचाते हैं। वन में पादप व जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ये भी सही बात है। वन जलवायु व जल चक्र को प्रभावित नहीं करता है, तो ये प्रभावित नहीं करता लिखा हुआ है, तो ये गलत बात है, प्रभावित करता है। जैसे ही हमारे पास अधिक वन होते हैं तो बारिश वगैरह वर्षा अधिक होती है, तो इसकी वजह से जल चक्र भी चलता रहता है। मृदा वनों की वृद्धि व पुनर्जनन में सहायक होता है, ये भी सही है। तो बाकी के जो तीन ऑप्शन है वो करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन नंबर थर्ड है वही गलत हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का जो विषय है, थीम है 2019 की, क्या थीम है? तो इसकी जो थीम है हमारे पास है वायु प्रदूषण को हराना। जो वायु प्रदूषण है उसको हराना 2019 का थीम था। लेकिन हमें 2019 से क्या मतलब है, हमें 2022, 2021 इस टाइप की थीमों के बारे में जानना है, तो आप लोगों के लिए मैं लिख के लाया हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास में जो 2022 है उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। ठीक है, ये हमारे पास ओनली वन अर्थ विषय था 2022 का, जो पर्यावरण था। ठीक है, हमारे पास में 2022 में जो पर्यावरण दिवस बनाया था उसका विषय था ओनली वन अर्थ। फिर हमारे पास में 2021 का जो थीम था उसका था
पारिस्थितिकी तंत्र बहाली यानी पृथ्वी को एक बार फिर से अच्छी अवस्था में लाना। ठीक है, ये 2021 का था, लेकिन 2022 का इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद रखना है। ओनली वन अर्थ। ठीक है, फिर इससे ऊपर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। जो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं वो हमारे पास होते हैं जो ना तो प्रदूषण फैलाते हैं और जो बार बार यूज कर लिए जाते हैं एनर्जी का, उनको हम कहते हैं गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला। तो ये तो प्रदूषण फैलाने वाले हैं, तो ये नहीं होगा। कोयला हो गया, पर पवन ऊर्जा, कोयला होते ही गलत हो गया, बायोगैस ठीक है। फिर हमारे पास में सौर ऊर्जा ये हो गया है, ये हमारे पास में परमाणु ऊर्जा हो गया है, पवन ऊर्जा हो गया, ये सारी चीज़ें सही है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारे पास में भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, ये हमारे पास में वापस से बेकार है। जो भूतापीय ऊर्जा है ये भी हमारे पास में सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 के अंदर जो जो चीज़ें दे रखी है वही करेक्ट है। सौर ऊर्जा हो जाता है, परमाणु ऊर्जा हो गया है, पवन ऊर्जा हो गया है। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के चार जैव विविधता युक्त हॉटस्पॉट में से एक है। तो जैव विविधता युक्त हॉटस्पॉट है उनमें से एक कौन सा है हमारे पास में, हिमालय। ठीक है, उनमें से एक हिमालय है जो हॉटस्पॉट केंद्र है। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख के लाया हूँ कि कौन कौन से भारत के अंदर जो विविधता हॉटस्पॉट केंद्र है। वो हमारे पास एक हिमालय है, पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा क्षेत्र है और सुंदरलैंड है। ठीक है, ये 4 हॉटस्पॉट हैं, इनके अलावा सारे के सारे वो हॉटस्पॉट नहीं थे। तो एक हिमालय हो जाता है, पश्चिमी घाट हो जाता है, इंडो बर्मा क्षेत्र हो जाता है एंड सुंदरलैंड हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था। 172 के अंदर वन्य जीव संरक्षण है जो वो 172 के अंदर लागू किया गया था। और जो पर्यावरण दिवस है सबसे पहले 1974 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, ये है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ये है हमारे पास में पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का सूक्ष्म जीव संस्कृत जनसंख्या का रखरखाव एवं पुनः प्राप्ति के लिए जो प्रयुक्त पद है वो कौन सा है, स्वस्थानो संरक्षण। स्वस्थानो संरक्षण है, ये आप लोगों को एज इट इज याद कर लेना है जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ वर्षों पहले गिद्ध आमतौर पर दिखाई देते थे लेकिन वर्तमान में गिद्ध कभी कभार ही नजर आते हैं, इसका क्या कारण है। जो गिद्ध है वो खत्म क्यों हो रहे हैं, इसका कारण क्या है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, नवीन प्रवासी जातियों द्वारा उनके आवास स्थल का विनाश होना, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे है पशुपालकों द्वारा बीमार पशुओं के इलाज के लिए प्रयुक्त औषधि, जो प्रयुक्त औषधि थी पशुपालकों के द्वारा वही यहाँ पे यूज होती है, इसी के कारण जो गिद्ध हैं वो खत्म हो जाते हैं। गिद्धों के लिए पर्याप्त भोजन की कमी, ये भोजन की तो कमी है नहीं उनके लिए, जो भी मरे सड़े गले वो होते हैं पशु पक्षी उनको खाते थे, वो अब भी मरते हैं। गिद्धों में फैली हुई महामारी के कारण भी नहीं है। तो यही हमारे पास ऑप्शन जो पशुपालकों के लिए औषधि का प्रयोग किया जाता था वो करेक्ट है। अब आप लोगों को बताना है एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कि जो दवाई थी पशुपालकों की वो कौन सी दवाई थी। मैं इसको लास्ट में बताऊंगा जाके कि कौन सी दवाई का हम यूज करते थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी है। जंगलों के विनाश के लिए कौन कौन सा है। खनिजों की जो खुदाई है वो करते हैं, तब भी हमारे पास में वनों को काटना पड़ता है। बांस की टोकरी बनाने से कोई वन नहीं खत्म हो जाते हैं। बांधों का निर्माण करने से बहुत अधिक संख्या में वाहनों का वन होते हैं उनका विनाश होता है, क्योंकि एक क्षेत्र में पानी भर जाता है और पानी के अंदर वो पेड़ पौधे सारे मर जाते हैं। फिर पत्तियों के पत्तल बनाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कृषि के लिए भूमि तैयार करना, जब कृषि के लिए हम भूमि तैयार करेंगे तो हमको वन को काटना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास ए सी एंड जो ई है वो करेक्ट हो जाता है, ए सी एंड ई, ऑप्शन नंबर 3। फिर बात करते हैं हम 146 क्वेश्चन नंबर की।
यहाँ पे है प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग करने एवं संरक्षण के लिए सहायक 3R। जो 3R फॉर्मूला है मैंने आप लोगों को वाटर वाले क्वेश्चन में, जो वाटर वाला एक क्वेश्चन था उसमें भी बताया था। रिड्यूस्ड, रिसाइकल एंड रीयूज, ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट है। फिर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 147, भारत जल सप्ताह 2019 कब मनाया गया था? भारत में जो जल सप्ताह 2019 है वह कब मनाया गया था? 24 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में, ठीक है, 24 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में मनाया गया था। लेकिन इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि 2022 का जल सप्ताह कब मनाया गया? 1 नवंबर से लेके 5 नवंबर के बीच में 2022 को जल सप्ताह मनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 पे आ जाते हैं। संगमरमर कैंसर की घटना, मतलब जो संगमरमर है उसकी कैंसर का क्या कारण है? एसिडिक रेन। जो एसिड रेन होती है वो हमारे पास में सजीव हो चाहे निर्जीव हो, चाहे पेड़ पौधे हो, सबके लिए ही हमारे पास में बेकार होती है। जो जो हमारे पास में संगमरमर है उसको पीला कर देती है, स्टैचू वगैरह होते हैं उनको काला वगैरह कर देती है। घर, इमारतों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए अम्लीय वर्षा बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि इसके अंदर अम्ल वगैरह होता है, एसिड होता है, तो खराब तो होगी ही, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं। भारत में किस क्षेत्र पर स्थानांतरण खेती की जाती है? भारत के किस भाग में स्थानांतरण खेती की जाती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। जो हमारे पास में अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, इस क्षेत्र के अंदर जो हमारे पास में स्थानांतरण खेती की जाती है। अब बात करते हैं, वो गिद्ध वाला क्वेश्चन था जो आप लोगों ने कमेंट में बताया होगा, तो चेक करना है आप लोग क्या था आप लोगों का क्वेश्चन आंसर। डाइक्लोरोफोनिक, जो हमारे पास में डाइक्लोरोफोनिक है, ये पशु के जोड़ों में दर्द वगैरह है उनके लिए यूज की जाती है। और बाद में जैसे ही उसे खाने के बाद में कुछ टाइम बाद में ही अगर पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो वो बाद में, मरने के बाद में एक जहर की तरह काम करता है, जिसे खाने के बाद में गिद्ध वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। यही प्रॉब्लम थी, जो डाइक्लोरोफेन टैबलेट है वो मरने के, पशुओं के मरने के बाद में एक जहरीले पदार्थ की तरह काम करती है। इस वजह से गिद्धों का सर्वनाश हुआ है। तो यदि आप लोगों को इसी टाइप के और लेक्चर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए, चाहे लेक्चर को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ से शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और अधिक से अधिक मैं वीडियो आप लोगों तक बनाऊं और तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।